नमस्कार साथियों, एग्रीहब के ई प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी पशुओं की आयु ज्ञात करना। पशुओं की आयु ज्ञात करने का जो हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। आयु ज्ञात करने की कितनी विधियां होती हैं उसके बारे में हम थोड़ा रिविजन कर लेते हैं। तो पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे पहला तरीका आता है शारीरिक दशा देखकर, दूसरा आता है खुर को देखकर, तीसरा आता है दांत के द्वारा और चौथा आता है सींगों के द्वारा। तो सबसे उपयुक्त मेथड था वो क्या था भी, दांतों के द्वारा। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है पशुओं में प्रजनन प्रबंधन। पशुओं में प्रजनन प्रबंधन। तो पशुओं में प्रजनन प्रबंधन क्या होता है, क्या क्या मेथड होते हैं, किस प्रकार से किया जाता है, क्या इसके उद्देश्य होते हैं, क्या इसके उपयोग होते हैं, यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से ये अगर आपको ये आता है तभी हमें ब्रीड्स आएंगे, यानी कि तभी हम नस्लों को अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे और इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है क्योंकि इसी में आएगा कि मध्य चक्र क्या होता है, मध्यकाल क्या होता है, हीट पीरियड क्या होता है, शुष्क काल क्या होता है, गर्भकाल क्या होता है, या यौनारंभ क्या होता है, या हम कह सकते हैं प्रजनन की आयु क्या होती है, प्रथम बार प्रजनन कब करवाना चाहिए। तो इस प्रकार की जो भी टर्म आती है वो इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हमारा यही होता है कि पशुओं में प्रजनन प्रबंधन है ये क्यों उपयोगी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखो जैसा कि आपको पता है कि पशुओं में प्रजनन प्रबंधन क्या होता है। तो देखो जैसे कि आपको पता है कि कोई भी एक नस्ल ले लेते हैं, जैसे कि आपको पता है एक जर्सी नस्ल होती है गाय की, है ना, जर्सी नस्ल होती है और ये किसकी होती है, गाय की होती है। अब आपको पता है जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे कि इसके दूध में क्या होती है, सर्वाधिक वसा होती है, सर्वाधिक क्या होती है भी, वसा होती है। और इसमें क्या होता है, दूध भी उत्पादन भी ज्यादा होता है। तो ये कहाँ पाई जाती है भी, ये पाई जाती है विदेश में। कहाँ पाई जाती है बच्चों, ये पाई जाती है विदेश में। ये कहाँ पाई जाती है, विदेश में, ठीक है, जर्सी द्वीप समूह में। तो अब अगर इसको हमें कहाँ लाना है, भारत में लाना है। कहाँ लाना है, भारत में लाना है। तो भारत में लाना है तो ये क्या है कि जो विदेशी होती है इनमें क्या है, ये क्या भी सर्दी को तो सहन कर सकती है, सर्दी को तो सहन कर सकती है, लेकिन ये गर्मी को सहन नहीं कर सकती। तो इसलिए अगर हमने इसको भारत में ले आए और भारत की जलवायु इसके सूटेबल नहीं हुई तो ये क्या कर देगी, अपना दूध उत्पादन है वो घटा देगी, अपना दूध उत्पादन वो घटा देगी। क्योंकि अगर इसको वातावरण ही सूटेबल नहीं हुआ, यानी कि इसको अगर वातावरण ही अच्छा नहीं महसूस हुआ तो यह अपने दूध में गिरावट कर देगी, इसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको तो हम चलो यहाँ पर नहीं पाल सकते तो हम क्या करेंगे कि इस जर्सी का क्या करेंगे, हमारे भारत की कोई भी नस्ल के साथ जो गर्मी को सहन कर सकती है उसके साथ क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे। और क्रॉस कराने के बाद जो भी एक नई उत्पत्ति, यानी कि जो भी एक नया जीव उत्पन्न होएगा, नए जीव की उत्पत्ति होएगी, वो क्या होएगा बच्चों, वो होएगा जो सर्दी को भी सहन कर सकता है और गर्मी को भी सहन कर सकता है और दूध भी अच्छा मात्रा में दे सकता है। तो ये होता है पशुओं में प्रजनन प्रबंधन। और प्रजनन प्रबंधन का यानी कि प्रजनन कराने से और क्या लाभ होते हैं, तो प्रजनन कराने के और भी बहुत सारे लाभ होते हैं, ठीक है ना। प्रजनन कराने के और बहुत सारे लाभ क्या होता है, और लाभ ये होता है कि जैसे कि हमारे पास कोई भी जैसे गिर गाय की नस्ल है, जैसा कि हमने कोई गाय की गिर नस्ल ले ली। अब इस नस्ल में क्या है भी, दूध अब की बार ठीक है 5 लीटर प्रति दिन दे रही है, तो हमें इसके दूध को बढ़ाना है तो इसका हम और किसी के साथ संकर करवा देंगे, या इसमें जो यानी कि अनुवांशिक गुण है वो कम है तो अगली नस्ल में यानी कि शुद्ध नस्ल के सांड के साथ प्रजनन कराकर एक अच्छी नस्ल प्राप्त कर सकते हैं। और क्या होता है, तो और इस प्रकार से होता है कि इसमें 2 मेथड आते हैं। देखो 2 कौन से आते हैं, प्रजनन कराने की 2 विधियां होती है, प्रजनन कराने की 2 विधियां होती है, जिसमें सबसे पहले आती है प्राकृतिक विधि। कौन सी आती है, प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विधि जिसे बोलते हैं नेचुरल मेथड, प्राकृतिक विधि, ठीक है। और 2 नंबर होती है कृत्रिम विधि, 2 नंबर होती है भाई कृत्रिम विधि। पशुओं में प्रजनन की 2 विधियां होती हैं, एक होती है प्राकृतिक विधि और दूसरी होती है कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि को और क्या कहते हैं इंग्लिश में, देखो कई बार हो सकता है को इंग्लिश में दे दे उसको, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। इसको क्या बोलते हैं भाई,
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमी, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं याद रखना, AI मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों? AI मेथड, AI मेथड बोलते हैं। कृत्रिम विधि को शॉर्ट में बोलते हैं आर्टिफिशियल AI मेथड। AI से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट याद नहीं रखना है, क्या याद रखना? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये होती है प्राकृतिक विधि, ये होती है कृत्रिम विधि। प्राकृतिक विधि में क्या होती है? प्राकृतिक विधि में नर व मादा पशु, नर व मादा पशु, नर व मादा पशु। प्राकृतिक विधि में क्या होता है कि नर व मादा पशु समय, नर व मादा पशु समय समागम की क्रिया कर कर, समागम या इसको बोल सकते हैं हम संभोग, या इसको क्या बोल सकते हैं? संभोग, समागम या संभोग, या इसको बोल सकते हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करके एक नए जीव की उत्पत्ति, एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। इसी को ही बोलते हैं प्राकृतिक विधि। तो प्राकृतिक विधि में क्या होता है कि नर व मादा पशु स्वयं समागम या संभोग या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करके एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। प्राकृतिक विधि में क्या होता है? प्राकृतिक विधि में एक नर पशु के द्वारा, प्राकृतिक विधि में एक नर पशु के द्वारा 70 से 100 या 80 से 100 भी कह सकते हैं, 70 से 100 या 80 से 100 मादा पशुओं को, एक नर पशु 80 से या 70 से 100 मादा पशुओं को क्या करा सकता है? भी गर्भित करा सकता है। एक साल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एक साल में एक नर पशु 100 मादा पशुओं को क्या करा सकता है? भी गर्भित करा सकता है। वही हम बात करते हैं कि कृत्रिम विधि क्या होती है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, इसके क्या लाभ होते हैं, किस प्रकार से होता है, और आजकल यही है जो सर्वाधिक प्रचलन में है। तो ये क्यों उपयोगी है, इसके बारे में हम अभी देखते हैं। देखो, सबसे पहले आ गया कि प्रजनन की विधियां कितनी होती है? 2 होती है। एक नंबर प्राकृतिक विधि, जिसे हम क्या बोलते हैं भी? नेचुरल मेथड। 2 नंबर हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या इसको क्या बोलते हैं भी? कृत्रिम विधि, या आपको पूछ लेगा AI मेथड, ठीक है। सबसे पहले है कि प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि में क्या होता है कि प्राकृतिक विधि में हमने अभी देखा कि नर व मादा पशु, नर व मादा पशु, नर व मादा पशु स्वयं, नर व मादा पशु स्वयं समागम की क्रिया कर कर, समागम बोल सकते हैं। देखो हिंदी में इसी प्रकार आता है, हमें इंग्लिश की टर्म देखनी है। इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करके एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, इसी बोलते हैं प्राकृतिक विधि। और प्राकृतिक विधि में एक नर पशु एक साल में 80 से 100 मादा पशुओं को, 80 से 100 मादा पशुओं को गर्भित करा सकता है, ठीक है। दूसरा आता है कृत्रिम विधि। तो कृत्रिम विधि है, इतनी इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ जी, कृत्रिम विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कृत्रिम विधि ही आज के टाइम में ज्यादातर प्रचलित है। कृत्रिम विधि में क्या होता है? कृत्रिम विधि में नर पशु समय को काम में नहीं लिया जाता है, ठीक है ना, ये याद रखना। इसको बोलते हैं नो बुल, नो बुल मेथड भी बोलते हैं। कृत्रिम विधि को नो बुल मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें नर पशु को काम में नहीं लिया जाता है। केवल नर पशु का क्या लिया जाता है भी? केवल नर पशु का वीर्य, या जिसे हम सीमेन बोलते हैं, उसी का ही प्रयोग में लिया जाता है। और इस वीर्य को क्या करते हैं? मादा पशु के जननेंद्रियों में छोड़ा जाता है, मादा पशु के जननेंद्रियों में छोड़ा जाता है। एक विशेष प्रकार की पिचकारी या गन होती है, एक विशेष प्रकार की पिचकारी होती है, जिसके द्वारा वीर्य को मादा पशु की जननेंद्रियों में छोड़ा जाता है, और इस प्रकार मादा पशु को गर्भित करा सकते हैं। एक नर पशु से वीर्य को एकत्रित करके एक साल में लगभग 1000 से 2000 मादा पशुओं को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा गर्भित करा सकते हैं। तो यही हमने पढ़ा कि प्राकृतिक विधि में नर व मादा पशु दोनों आपस में
सेक्सुअल कांटेक्ट करके एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं और एक साल में एक नर पशु 80 से 100 मादा पशुओं को गर्भित करा सकता है। दूसरा मेथड हमने पढ़ा कृत्रिम विधि, जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, इसमें नर पशु समय को काम में नहीं लिया जाता है। सबसे पहले नर जो पशु होता है उसके जो वीर्य होता है उसको क्या करते हैं, नर पशु के वीर्य को क्या करते हैं, अभी आर्टिफिशियल वेजाइना होती है, आर्टिफिशियल वेजाइना होती है जो हम आगे देखेंगे। आर्टिफिशियल वेजाइना में क्या करते हैं, नर पशु का वीर्य वो एकत्रित कर लेते हैं, नर पशु का वीर्य एकत्रित कर लेते हैं और वीर्य को 45 डिग्री के कोण पर एकत्रित किया जाता है आर्टिफिशियल वेजाइना में। आर्टिफिशियल वेजाइना होती है, उसमें गाय के आर्टिफिशियल वेजाइना का तापमान अलग होता है, भैंस की आर्टिफिशियल वेजाइना का तापमान अलग होता है। कितना कितना होता है, गाय की आर्टिफिशियल वेजाइना का तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, जबकि भैंस की आर्टिफिशियल वेजाइना का तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। इसी प्रकार वीर्य को, जो नर पशु होता है उसका जो वीर्य होता है उसको आर्टिफिशियल वेजाइना में एकत्रित कर लिया जाता है। उसके बाद इसको जो वीर्य होता है उसको तनुकरण किया जाता है, यानी छोटे छोटे रूप में तोड़ा जाता है और उसके बाद एक विशेष प्रकार की पिचकारी या गन होती है, उसके द्वारा मादा पशु के जननेंद्रियों में वीर्य को छोड़ा जाता है या सेंचन किया जाता है, जिसे बोलते हैं वीर्य को सेंचन करना। और वीर्य को सेंचन करने में वीर्य की मात्रा 0.5 से 2 ml 0.5 से 2 ml काम में ली जाती है। तो इस प्रकार से जो हम मादा पशु को गर्भित करा सकते हैं। और जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से मादा पशु को हम गर्भित कराते हैं तो इससे गर्भाधारण की जो संभावना होती है वो 65% बढ़ जाती है, यानी कि 65% वो मादा पशु के गर्भित होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अब हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम विधि होती क्या है, इसके क्या लाभ होते हैं, यह अभी वर्तमान में क्यों ज्यादा प्रचलित है, यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, इसके बारे में हम अभी देखते हैं। तो नेक्स्ट है प्राकृतिक विधि। इस विधि में नर व मादा पशु आपस में समागम करके एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, ये याद रखना, इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में कुछ भी लिख सकता है, समागम लिख सकता है, संभोग लिख सकता है। इसको बोलते हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो नर व मादा पशु आपस में समागम करके एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। इसमें नर व मादा पशु स्वयं भाग लेते हैं। ठीक है ना, एक वर्ष में, अब आपको पूछ ले कि प्राकृतिक विधि के द्वारा एक वर्ष में एक नर पशु कितनी मादा पशुओं को गर्भित करा सकता है, कृत्रिम विधि में एक नर पशु कितनी मादा पशुओं को गर्भित करा सकता है। तो एक वर्ष में 80 से 100 मादा पशुओं को एक नर पशु है द्वारा प्रजनन कराया जा सकता है। और कब करा सकता है, यानी कि पूरे एक वर्ष में। ठीक है, दूसरा है कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि को हम और क्या बोलते हैं बच्चों, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। याद रखना, शॉर्ट में लिख देगा AI मेथड क्या है, AI मेथड या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इस विधि में मादा पशु के पाली में, अब याद रखना, मादा पशु के पाली में, या इसको बोल सकता है हीट, या इसको क्या बोल सकता है, हीट, इस प्रकार से लिख कर दे सकता है। हीट बोल सकता है, पाली बोल सकता है, पाला बोल सकता है, गर्मी बोल सकता है, और क्या बोल सकता है, ताव बोल सकता है। ठीक है, तो जब मादा पशु पाली या हीट या गर्मी या ताव में आती है, इसमें आने के बाद एक विशेष कृत्रिम गर्भाधान गन होती है, जिसके बोलते पिचकारी के द्वारा वीर्य को मादा की जननेंद्रियों में छोड़ा जाता है, जिससे जो मादा पशु वो गर्भित हो जाती है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, इसमें क्या करते भी, नर पशु को स्वयं को काम में नहीं लिया जाता है, केवल नर पशु का वीर्य ही काम में लिया जाता है। याद रखना, केवल नर पशु का वीर्य काम में लिया जाता है। वीर्य को क्या करते हैं, एक पिचकारी में भरते हैं, हाथ में जो एक दस्ताना होता है प्लास्टिक को, उसको डालकर है जो ये पिचकारी होती है, इसके द्वारा है मादा के जननेंद्रियों में वीर्य को छोड़ा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कृत्रिम विधि के लाभ क्या होते हैं। अब हमने दो मेथड पढ़े हैं, प्राकृतिक विधि और कृत्रिम विधि, यानी कि पशुओं को प्रजनन कराने की दो विधियां हैं। अब दोनों में से क्या पूछ रहा है कि कृत्रिम विधि के लाभ क्या होते हैं। अब देखो, यानी कि हम कोई भी काम करते हैं उसके लाभ तो होना चाहिए ना, कि इतने सर्वोत्तम क्यों है। तो इस विधि में एक वर्ष में एक नर पशु द्वारा 1000 से 2000 मादा पशुओं को निषेचित कराया जा सकता है। ठीक है ना, तो उसमें तो हम प्राकृतिक विधि में तो सिर्फ 80 से 100 मादा पशुओं को ही करा रहे थे। ठीक है, इसमें हम 1000 से 2000 मादा पशुओं को निषेचित कराया जा सकता है। शुक्राणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, फिर है
उच्च गुणवत्ता युक्त सांड की अनुपलब्धता पर शुक्राणुओं का उपयोग निषेचन हेतु किया जा सकता है। उच्च गुणवत्ता युक्त कैसे, जैसा कि आपको पता है कि अगर हम सोच ले कि कोई यानी कि सांड है, कोई भी सांड है, कोई अच्छी नस्ल का यानी कि कोई होलिस्टीन फ्रीजियन का कोई अच्छा सांड है, वो विदेश में है। वो कहां पर अभी विदेश में है, और हमें क्या कराना है भी उससे गाय को गर्भित कराना है, उससे क्या कराना है भी गाय को गर्भित कराना है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम गाय को विदेश में लेकर जाएंगे या विदेश से सांड को भारत में लेकर आएंगे, तो इसमें तो खर्चा ज्यादा आएगा। तो इसकी अपेक्षा हम क्या करेंगे कि होलिस्टीन फ्रीजियन के सांड का वीर्य है उसको क्या करेंगे वहां पर एकत्रित करेंगे और उसको भारत में ले आएंगे और उस वीर्य से हम जो गाय को गर्भित करा देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा कि उच्च गुणवत्ता वाले सांड से हम मादा पशु को गर्भित करा सकते हैं। दूसरा क्या होता है, प्रशिक्षित सांडों के प्रयोग से जननांगों से संबंधित बीमारियों का खतरा कम होता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो काम यही है कि कहीं बीमारी न लग जाए। तो प्रशिक्षित सांड कैसे, यानी कि कुछ एक सांड होते हैं उनकी हम बार बार देखभाल करते रहते हैं और हमारे जो क्या है कि नजरों में होता है, जैसा कि कोई डेयरी पालक है या कोई डेयरी फार्म है तो उसको पता होता है कि ये जो सांड है वो अच्छी क्वालिटी का है, इसमें कोई भी रोग नहीं है, उससे हमने पहले भी कोई मादा पशु को गर्भित कराया था उसमें भी कोई रोग नहीं हुआ, तो हम दोबारा इसी से ही कोई दूसरे पशु को गर्भित कराएंगे। फिर तीसरा होता है कि दोषपूर्ण या विकलांग गायों को भी गर्भित कराया जा सकता है, यानी कि कोई गाय है वो विकलांग है या क्या है विकलांग है या कोई दोषपूर्ण है, तो उसमें भी क्या कर सकते हैं कि दूसरे जो नर पशु का क्या करा सकते हैं भी वीर्य का सेंचन करा सकते हैं और जिससे उसको गर्भित करा सकते हैं। नेक्स्ट है छोटी गाय पर बड़े पशु का वीर्य प्रयोग किया जा सकता है, ये भी सही है। विदेशी सांडों का वीर्य देसी नस्ल के साथ प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। फिर है अब इसमें आता है कि ये तो हमने पढ़ लिया कि प्राकृतिक क्या होता है और कृत्रिम विधि क्या होती है। अब है कि सर्वप्रथम जो देखो प्राकृतिक विधि तो स्टार्टिंग से चल रही है, लेकिन जो कृत्रिम विधि है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो सर्वप्रथम कहां पर काम में लिया गया था और कौन सा बच्चा पहला पैदा हुआ, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। 1322 में सर्वप्रथम अरब सरदार ने अपनी घोड़ी पर कृत्रिम प्रजनन कराया था, ये ठीक है, पर ये याद रखना सबसे पहले ये था कि 1780 में ये पूछा जाता है कब, तो 1780 में कहां पर, तो इटली में, विश्व में इटली की लेबोरेटरी में कुतिया पर कृत्रिम गर्भाधान कराया गया था। यह है कृत्रिम प्रजनन, यह है कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम है जो कृत्रिम गर्भाधान है वो कुतिया पर कराया गया था और 1780 में करवाया गया था, और पूछा जाता है कि विश्व में कहां पर है, तो इटली में। कहां पर है, इटली में। और किसने कराया था, तो डॉक्टर स्पेलेंजी द्वारा, डॉक्टर स्पेलेंजी द्वारा क्या करवाया गया था भी सर्वप्रथम है जो कृत्रिम गर्भाधान करवाया गया था 1780 में इटली की लेबोरेटरी में। फिर याद रखना ये तो है विश्व में, ये कहां पर अभी विश्व में, तो हमें विश्व का तो फिर भी याद नहीं रहे विश्व का तो, लेकिन हमें भारत का तो याद रहना चाहिए ना कि भारत में, क्योंकि अगर हमारा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो राजस्थान लेवल पर है ना, तो हमें भारत का पता होना चाहिए कि भारत में सर्वप्रथम है जो किसने करवाया था, तो भारत में सर्वप्रथम डॉक्टर संपत कुमारन ने। किसने भाई, डॉक्टर संपत कुमारन ने। डेयरी फार्म कहां पर, मैसूर कर्नाटक में कृत्रिम गर्भाधान प्रयोग किया गया था, लेकिन कृत्रिम गर्भाधान तो सर्वप्रथम करवाया था भारत में डॉक्टर संपत कुमारन ने। कब करवाया था, 1939 में, लेकिन इससे जीव की या बच्चे की उत्पत्ति नहीं हुई थी, ठीक है ना। तो बच्चे की उत्पत्ति कब हुई थी, 1943 में, सॉरी हाँ 1943 में विश्व का पहला आईवीएफ से भैंस का बच्चा पैदा हुआ और जिसका नाम प्रथम रखा गया। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम जो भारत में है जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो डॉक्टर संपत कुमारन ने किया था, 1939 में किया था, मैसूर कर्नाटक में किया था, लेकिन उससे बच्चे की उत्पत्ति नहीं हुई थी। बच्चे की उत्पत्ति कब हुई थी, सबसे पहले वो हुई थी 1943 में हुई थी। और इसमें क्या था कि विश्व का पहला भैंस का बच्चा था, आईवीएफ तकनीक से करवाया गया था और जिसका नाम क्या था, प्रथम था, यानी कि पहला बच्चा था उसका नाम भी क्या था, प्रथम या प्रथमा था। याद रखना, लगता है ऐसे कि और होएगा, पहला बच्चा कौन सा था, प्रथम था, ठीक है ना। 1942 में बकरी के क्षेत्र में डॉक्टर पी भट्टाचार्य द्वारा आईवीआर कहां था, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर था, इज्जत नगर बरेली यूपी में किया गया था। ये ठीक है, पढ़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन ये याद रखना स्पेशल कि विश्व का पहला आईवीएफ भैंस का बच्चा का नाम क्या था, तो पहला नाम क्या था, प्रथम या प्रथमा था। फिर अभी कृत्रिम गर्भाधान विधि से गर्भाधान की संभावना कितनी बढ़ जाती है, तो 65%। कितनी भाई, 65%। ये भी पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से जो कृत्रिम
या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान है, उससे गर्भाधारण या यानी कि गर्भ को धारण करने की कितनी संभावना बढ़ जाती है, तो 65% वो संभावना बढ़ जाती है। फिर कृत्रिम प्रजनन के चरण कौन से थे, यानी कि अगर हम जो कृत्रिम प्रजनन करा रहे हैं उसके कौन से चरण हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले हम करेंगे वीर्य को एकत्रित। क्या करेंगे, वीर्य को एकत्रित करेंगे, ठीक है। फिर हम करेंगे वीर्य का परीक्षण। क्या करेंगे, वीर्य का परीक्षण। 3 नंबर करेंगे वीर्य का तनुकरण। क्या करेंगे, तनुकरण। और 4 नंबर क्या करेंगे, वीर्य का भंडारण। 4 नंबर क्या करेंगे, वीर्य का भंडारण। और 5 नंबर करेंगे वीर्य का सेंचन। क्या करेंगे, वीर्य का सेंचन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वीर्य का सेंचन। सबसे पहले वीर्य को एकत्रित करेंगे नर पशु से, फिर वीर्य का परीक्षण करेंगे कि किस प्रकार का है, काम में योग्य है या नहीं है। फिर उसका वीर्य का तनुकरण करेंगे, फिर वीर्य का भंडारण करेंगे, और वीर्य का भंडारण करने के बाद क्या करेंगे, वीर्य का सेंचन करेंगे। इसमें क्या क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये हमने बात कर ली है कि वीर्य को एकत्रित करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, किसमें करेंगे, आर्टिफिशियल वेजाइना में करते हैं। किसमें करते हैं, आर्टिफिशियल वेजाइना में करते हैं। गाय में आर्टिफिशियल वेजाइना का तापमान कितना रखा जाता है, 41 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। ये हमने देख लिया है, ठीक है। फिर क्या है, आर्टिफिशियल वेजाइना किसकी, भैंस की आर्टिफिशियल वेजाइना का तापमान कितना रखा जाता है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। कितना रखा जाता है अभी, 39 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। 45 डिग्री के कोण पर इसको एकत्रित करते हैं। फिर वीर्य का परीक्षण, यानी कि वीर्य को देखें तो सही कि काम में योग्य है या नहीं। एकत्रित तो कर लिया, इसको एकत्रित करने के बाद हम देखते हैं क्या ये काम आने लायक है या नहीं है। तो वीर्य का परीक्षण के लिए 2 विधि होती है, यानी कि 2 होती है। कौन सी, एक होता है बीबीसी, एक होता है बीबीसी टेस्ट, एक होता है एमबीआर टेस्ट, ठीक है ना। बीबीसी टेस्ट और एमबीआर टेस्ट। बीबीसी टेस्ट क्या आता है, ये होता है एक तो पीएच, एक तो वीर्य का पीएच मापने के लिए, एक होता है पीएच यानी कि इसकी शुद्धता कितनी, प्योरिटी कितनी है, वीर्य की शुद्धता। तो वीर्य की शुद्धता और पीएच मापने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो बीबीसी टेस्ट किया जाता है। और एमबीआर टेस्ट किस लिए आता है, एमबीआर टेस्ट आता है कि शुक्राणुओं की गतिशीलता, शुक्राणुओं की शुक्राणुओं की गतिशीलता कितनी है, ठीक है ना। तो वीर्य का परीक्षण के लिए 2 टेस्ट किया जाता है, एक तो बीबीसी टेस्ट, एक किया जाता है एमबीआर टेस्ट। दोनों में क्या होता है, देखो बीबीसी टेस्ट में क्या होता है, देखो बीबी क्या लिखा हुआ है, बीबी। देखो एक हो गया पीएच, एक हो गया शुद्धता, और शुद्धता को इंग्लिश में बोलते हैं प्योरिटी। तो इसको भी किससे दर्शाते हैं, पी से। किससे भाई, पी से। तो आप याद रख लोगे कि इसमें भी पी, इसमें भी पी, तो पी पी इस प्रकार से याद रख लेना। अगर दोनों में कंफ्यूजन होना तो पी से पीएच, पी से प्योरिटी, है ना। पीएच और शुद्धता मापने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, बीबीसी टेस्ट किया जाता है। क्योंकि एग्जामिनर हमेशा उल्टा क्वेश्चन देगा, ऐसा नहीं देगा बीबीसी टेस्ट किस लिए किया जाता है, ऐसा देगा कि पीएच और शुद्धता मापने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो बीबीसी टेस्ट। फिर दूसरा है एमबीआर टेस्ट। एमबीआर में क्या होता है, शुक्राणुओं की गतिशीलता। अगर शुक्राणुओं की गतिशीलता 50% से अधिक है, 50% से अधिक है, तो वो क्या है भाई, वीर्य सेंचन के योग्य है, अन्यथा नहीं है। तो इस आर से हम एमबीआर, इस आर से हम क्या याद रखेंगे, रोटेशन। क्या याद रखेंगे, रोटेशन, जिसे गति बोलते हैं, रोटेशन यानी गति। तो शुक्राणुओं की गति, ठीक है ना। तो शुक्राणुओं की गति के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं भी, एमबीआर टेस्ट करते हैं। 3 नंबर आता है वीर्य का तनुकरण। वीर्य का तनुकरण कैसे करते हैं, क्योंकि नर पशु से जो हमें वीर्य प्राप्त होता है उसकी मात्रा ज्यादा होती है, हम उसको पेवर रूप से जो काम में नहीं ले सकते, यानी कि शुद्ध रूप से काम में नहीं ले सकते। क्यों, ले तो सकते हैं, लेकिन हमें तो क्या करना है, उद्देश्य क्या होता है कि इतना ही काम में लेना है
कि जिससे क्या हो सकता है भी मादा पशु गर्भित हो सकती है ना। बाकी हम वेस्ट करके क्या करेंगे, बाकी का हम अन्य पशुओं में काम में ले लेंगे। तो ऐसी इस प्रकार से क्या करते हैं कि 1000 से 2000 मादा पशुओं को गर्भित करा सकते हैं। तो वीर्य का तनुकरण करने के लिए क्या काम में लेते हैं भी, एग योग काम में लेते हैं, एग योग काम में लेते हैं, जिसे बोलते हैं अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी होती है वो पीले कलर की होती है, आपको पता ही है। अंडे की जर्दी होती है, इसको इसमें क्या होता है कि प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, वसा की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अच्छी होती है, जिसके कारण क्या होता है कि वीर्य में जो शुक्राणु होते हैं उनको पोषण मिलता रहता है और ये वो अपनी ये जो अपनी संख्या वो उसको बढ़ा लेंगे, है ना। तो आपको पूछ ले कि वीर्य का तनुकरण करने के लिए क्या काम में लिया जाता है, तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि वीर्य का तनुकरण करने के लिए, तनुकरण का मतलब होता है उसको छोटा छोटा तोड़ना। तो वीर्य का तनुकरण करने के लिए क्या काम में लिया जाता है, तो एग योग काम में लिया जाता है, ठीक है। फिर होता है वीर्य का भंडारण करना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वीर्य का भंडारण करना। देखो वीर्य को भंडारण करने वैसे तो है हमें जो सर्दी में और गर्मी में अलग अलग आएगा। इस जो अपने गर्मी होती है उसमें इसको हम 6 से 8 घंटे के लिए भंडारण कर सकते हैं, सर्दियों में 8 से 10 घंटे के लिए भंडारण कर सकते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या हम क्या कर सकते हैं, वीर्य को 4 या 5 दिन के लिए भंडारित करके रख सकते हैं। फिर एक आएगा -196 डिग्री सेल्सियस पर, मैं सेल्सियस की बात कर रहा हूं, फारेनहाइट की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। -196 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर सकते, -196 डिग्री सेल्सियस पर वीर्य को हम क्या कर सकते हैं अभी 10 से 15 वर्ष तक, 10 से 15 वर्ष तक जो क्या कर सकते हैं वीर्य को भंडारित करके रख सकते हैं। और ये याद रखना -196 डिग्री सेल्सियस पर क्या रखते हैं, तरल नाइट्रोजन, याद रखना तरल या द्रव। अब आपको ऑप्शन देगा, आपको ऑप्शन क्या देगा कि वीर्य को भंडारण करने के लिए -196 डिग्री सेल्सियस पर कौन सी गैस काम में लिया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस या और कोई भी दे सकता है ना। तो आपको याद रखना है कौन सी, नाइट्रोजन, वो भी किस रूप में, तरल या द्रव के रूप में काम में लिया जाता है, एक क्रायोकेन जार होती है उसमें रखा जाता है, ठीक है ना। फिर आपको पूछेगा कि जो वीर्य का भंडारण करते हैं वो कितने डिग्री सेल्सियस पर करते हैं, -196 डिग्री, +196 डिग्री और -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री फारेनहाइट। तो आपको याद रखना है -196 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं। फिर लास्ट आता है वीर्य का सेंचन करना, यानी कि वीर्य को हमने एकत्रित किया, उसके बाद में हमने परीक्षण किया कि इसमें 40% से अधिक क्या भी शुक्राणुओं की गति है। फिर इसमें आएगा कि वीर्य का तनुकरण किया हमने, यानी कि उसकी संख्या को बढ़ा लिया, क्योंकि एक जैसे नर पशु होता है ना, जैसे नर होता है, जैसे कोई हम गाय भैंस की बात करते हैं तो इससे कितना प्राप्त होता है अभी 8 ml, कितना 8 ml है जो हमें वीर्य की मात्रा प्राप्त होती है। अब इसको हम और ज्यादा तनुकरण करेंगे और इसकी मात्रा को बढ़ा लेंगे। फिर आता है कि वीर्य का सेंचन करना, तो हमने इसका क्या किया, तनुकरण किया, फिर हमने इसका भंडारण कर दिया। अब देखो हमने भंडारण में इतना पढ़ लिया ना, एक फिर और आता है, और क्या आता है कि वीर्य को भंडारण -196 डिग्री सेल्सियस पर तो हम 10 से 15 वर्ष तक कर सकते हैं, लेकिन अगर वीर्य को जमा देते हैं, अगर वीर्य को जमा देते हैं तो जमे हुए वीर्य को हम अनंत काल तक रख सकते हैं, अनंत काल तक रख सकते हैं। और यही क्वेश्चन पूछा गया है आईसीआर में, किसमें, आईसीआर में। आईसीआर में क्या पूछा था कि जमे हुए वीर्य को कितने टाइम तक भंडारण करके रख सकते हैं, तो अनंत समय तक रख सकते हैं। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि इसको दोबारा फिर अगर हमें काम में लेना है, अगर हमें इसको काम में लेना है तो काम में लेने के लिए इसमें क्या किया जाता है, थाविंग किया जाता है, यानी कि गर्म किया जाता है, जमे हुए वीर्य को गर्म किया जाता है। और गर्म करने की क्रिया क्या कहते हैं, थाविंग कहते हैं। थाविंग कितने डिग्री सेल्सियस पर करते हैं, 30 से 37 डिग्री, 30 से 37 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। और कितने टाइम के लिए, 30 सेकंड के लिए, ओनली 30 सेकंड के लिए 30 से 37 डिग्री तापमान पर रखा जाता है, जिससे वो क्या होता है उसी अवस्था में दोबारा आ जाता है और उसके बाद हम उसको जो है काम में ले सकते हैं। अब आपको पूछ ले कि वीर्य का सेंचन किया जाता है, तो वीर्य का सेंचन करने के लिए कितनी मात्रा काम में ली जाती है, तो 0.5 से 2 ml, 0.5 से 2 ml वीर्य की मात्रा काम में ली जाती है वीर्य का सेंचन करने में, ठीक है। और आपको पूछ ले कि वीर्य का सेंचन कहाँ करना चाहिए, तो कहाँ करना चाहिए, ग्रीवा में। कहाँ पर भाई, ग्रीवा में, ठीक है ना, ग्रीवा में। कहाँ पर, ग्रीवा में, स्विक्स जिसे बोलते हैं। वीर्य का सेंचन 0.5 से 2 ml काम में ली जाती है। एक विशेष प्रकार की पिचकारी या गन होती है, उसके द्वारा वीर्य को सेंचन किया जाता है, और कहां पर, ग्रीवा में, ठीक है। तो इतना था, हम आगे देखते हैं कृत्रिम प्रजनन के चरण। सबसे पहले था वीर्य को एकत्रित करना, फिर है वीर्य का परीक्षण करना, ये भी हमने देख लिया, वीर्य का तनुकरण करना, फिर है वीर्य का भंडारण करना, और 5 नंबर क्या है, वीर्य का सेंचन करना, ठीक है ना। 5 नंबर क्या भाई, 5 नंबर है वीर्य का सेंचन, 5 नंबर है वीर्य का
सेंसन करना। ठीक है, अब हम एक एक को दोबारा पढ़ते हैं। वीर्य को एकत्रित करना, वीर्य का एकत्रीकरण है वो किस में करते हैं? कृत्रिम योनि में करते हैं। आर्टिफिशियल वेजाइना, आर्टिफिशियल वेजाइना की हम बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं। कृत्रिम योनि में इसका क्या करते हैं? भंडारण करते हैं, सॉरी एकत्रीकरण करते हैं। कृत्रिम योनि का तापक्रम याद रखना कि कृत्रिम योनि यानी आर्टिफिशियल वेजाइना होती है, उसका तापमान कितना रखा जाता है? तो गाय में इसका तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है और भैंस में कितना रखा जाता है? 39 डिग्री। कितना है भाई? 39 डिग्री। ठीक है ना, 39 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। फिर वीर्य का एकत्रीकरण ये भी पूछ लिया जाता है कि वीर्य का एकत्रीकरण वो कितने डिग्री के कोण पर किया जाता है? तो 45 डिग्री के कोण पर रखकर किया जाता है। फिर है एक नर पशु से एक सप्ताह में, एक नर पशु से एक सप्ताह में एक बार ही वीर्य को संग्रहण किया जाता है। करने को तो हम एक सप्ताह में 2 बार कर ले, लेकिन अगर हमें उत्तम प्रजनन कराना है, अच्छा वीर्य प्राप्त करना है, तो एक सप्ताह में सिर्फ एक बार ही हम इसको एकत्रित करेंगे। एक वर्ष में 52 बार लिया जा सकता है। तब आपको पता है कि एक वर्ष में सप्ताह कितने होते हैं? एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक सप्ताह में एक बार किया जाता है, तो 52 सप्ताह में 52 बार, यानी कि एक वर्ष में 52 बार है जो वीर्य को एकत्रीकरण किया जाता है। ठीक है, अब है कि नर पशु में वीर्य की मात्रा कितनी होती है? यानी कि हमने इसको आर्टिफिशियल वेजाइना में एकत्रीकरण तो कर लिया, लेकिन इस एकत्रीकरण करने में कितनी मात्रा होती है? तो गाय भैंस के नर पशु में वीर्य की मात्रा कितनी होती है? एक बार में 8 ml होती है, भेड़ बकरी में 1 ml होती है। हमें याद रखना है, गाय भैंस और भेड़ बकरी का मुख्य रूप से याद रखना है कि गाय भैंस में 8 ml, भेड़ बकरी के नर पशु से 1 ml और सुअर से 250 ml, मानव से 3.5 ml और कुत्ते में 12 ml। ठीक है, फिर है कृत्रिम योनि का आकार, यानी कि ये क्या कह रहा है कि आर्टिफिशियल वेजाइना होती है, उसका आकार क्या होता है? तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 60 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी होती है भाई? 60 सेंटीमीटर होती है। और इसका व्यास कितना होता है? 6.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 6.5 सेंटीमीटर। दोनों 6 से स्टार्ट हो रहा है कि आर्टिफिशियल वेजाइना होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है? तो लंबाई होती है भाई 60 सेंटीमीटर और व्यास कितना होता है? तो व्यास होता है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर है वीर्य का परीक्षण। तो वीर्य का परीक्षण हमने पढ़ा है कि वीर्य का परीक्षण करने की 2 टेस्ट होते हैं। कौन सा होता है? एक होता है बीबीसी टेस्ट, एक होता है बीबीसी टेस्ट, और 2 नंबर होता है एमबीआर टेस्ट। 2 नंबर होता है एमबीआर टेस्ट। दोनों के बारे में हमने बात कर लिया, लेकिन फिर भी और देख लेते हैं। बीबीसी में क्या करता है भाई? इसमें पीएच यानी कि वीर्य का कितना पीएच है और इसकी कितनी प्यूरिटी यानी कितनी शुद्धता है, कितनी शुद्धता है। तो मैंने क्या बताया इसको? तो ये तो स्टार्ट पी से हो रहा है और शुद्धता को बोलते हैं प्यूरिटी, वो भी पी से स्टार्ट होता है। इसी प्रकार याद रखना है बीबी और आपको याद रखना है पीपी। ठीक है ना, तो पी से पीएच, पी से प्यूरिटी। ठीक है, 2 नंबर होता है एमबीआर टेस्ट। एमबीआर टेस्ट में क्या होता है? एमबीआर टेस्ट में होता है कि शुक्राणुओं की गतिशीलता, शुक्राणुओं की गतिशीलता, है ना, शुक्राणुओं की गतिशीलता, शुक्राणुओं की गतिशीलता कितनी होनी चाहिए? कम से कम 40%, यानी कि 40% से अधिक है वो वीर्य में शुक्राणुओं की गतिशीलता होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो वो मादा को गर्भित कराने के लिए उपयोग में नहीं ले सकते। ठीक है, एमबीआर टेस्ट हो गया, ये होता है शुक्राणुओं की गतिशीलता के लिए 40% से अधिक होनी चाहिए। और बीबीसी टेस्ट है वो पीएच और शुद्धता ज्ञात करने के लिए होता है। वीर्य का परीक्षण, वीर्य की शुद्धता व पीएच का पता लगाने के लिए बीबीसी टेस्ट किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होती है? ब्रोमोथाइल ब्लू कैस्टोलेज। ठीक है ना, तो क्या होती है? ब्रोमोथाइल ब्लू कैस्टोलेज, ब्रोमोथाइल ब्लू कैस्टोलेज। 3 नंबर होता आगे होता है कि गाय के नर का पीएच कितना होता है और भैंस के नर के पीएच कितना होता है, यानी कि गाय के नर के वीर्य का, इसकी बात करें अभी वीर्य का, और भैंस के नर के वीर्य का पीएच कितना होता है। तो गाय के नर का जो वीर्य होता है उसका पीएच 6.7 होता है और भैंस के नर का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। देखो पीएच मान कम होता है, लेकिन गाय के अगर पूछ ले गाय की आर्टिफिशियल वेजाइना का तापमान कितना होता है? 41 डिग्री सेंटीग्रेड, और भैंस की आर्टिफिशियल वेजाइना का तापमान कितना होता है? 39 डिग्री
सेंटीग्रेड, और पीएच इसका कम होता है और इसका ज्यादा होता है। अब आपको पूछ ले कि वीर्य का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, ठीक है ना, वीर्य का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो वीर्य का आपेक्षिक घनत्व 1.035 होता है, 1.035 होता है। और किस किस का होता है, देखो एक हमें याद रखना है सपरेटा दूध का, सपरेटा दूध का कितना होता है, सपरेटा दूध का 1.037 होता है। नॉर्मल दूध का कितना होता है अपेक्षिक घनत्व, नॉर्मल दूध का होता है 1.028 से 1.028 से 1.032 तक होता है। फिर एक और किसका याद रखना है, सपरेटा दूध का हो गया, दूध का हो गया 1.028 1.032। फिर याद रखना है खीस का, खीस का अपेक्षिक घनत्व होता है 1.040 से 1.0 तक होता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि वीर्य का अपेक्षिक घनत्व 1.035 होता है। वीर्य का कृमि रंग, अब ये याद रखना कि वीर्य का कृमि रंग किसके कारण होता है, वीर्य का कृमि रंग किसके कारण होता है, राइबोफ्लेविन के कारण होता है। राइबोफ्लेविन को क्या बोलते हैं, विटामिन B2, विटामिन B2 जो सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, बेलपत्र में, ठीक है ना। तो वीर्य का कृमि रंग किसके कारण होता है, भी राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन के कारण होता है। फिर एक याद रखना, इसका तो आपको चलो ठीक है पता है, वीर्य का कृमि रंग राइबोफ्लेविन के कारण। हमें और किसका याद रखना है, दूध का पीला रंग, दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण, दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण। आपको पूछ ले दूध का सफेद रंग, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है, कैसीन के कारण, किसके कारण होता है भी, कैसीन के कारण। और कैसीन क्या होती है, प्रोटीन होती है, क्या होती है, प्रोटीन होती है। दूध का सफेद रंग कैसीन के कारण, दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण। अंडे का पीला रंग, अंडे का पीला रंग, अंडे का पीला रंग क्रिप्टोजेंथिन के कारण। ये थोड़ा देख लेना, कंफ्यूजन में है। तो याद रखना एक बार, ये हम आगे दोबारा देख लेंगे। दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण, दूध का सफेद रंग कैसीन के कारण, और जो वीर्य का जो कृमि रंग होता है वो किसके कारण होता है, भी राइबोफ्लेविन के कारण होता है। अब आपको पूछ ले कि जो वीर्य होता है उसका अच्छा रंग कौन सा होता है, वीर्य का अच्छा रंग, वीर्य का अच्छा रंग होता है वो होता है गाढ़ा कृमि, कौन सा होता है भी, गाढ़ा कृमि रंग, गाढ़ा कृमि रंग, ठीक है ना, गाढ़ा कृमि रंग। ये पूछा जाता है कि वीर्य का अच्छा रंग कौन सा होता है, गाढ़ा कृमि रंग, और खराब कौन सा होता है, पानी जैसा, कौन सा होता है भी, पानी जैसा होता है। अगर आपको पूछ ले कि वीर्य में गंध का कारण क्या होता है, वीर्य में गंध का कारण होता है एमीन्स के कारण, किसके कारण होता है, एमीन्स के कारण। वीर्य में गंध के कारण होता है एमीन्स के कारण। और एमीन्स कहाँ निर्मित होते हैं, वृषण में, कहाँ पर एमीन्स है वो वृषण, या जिसे टेस्टिस बोलते हैं, वृषण में निर्मित होते हैं, ठीक है ना। याद रखना कि वीर्य का कृमि रंग राइबोफ्लेविन के कारण, और वीर्य में गंध वो एमीन्स के कारण आती है, और एमीन्स वो वृषण में निर्मित होते हैं, ठीक है। वीर्य में तनुकरण, अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी का उपयोग तनुकरण हेतु किया जाता है, क्योंकि अंडे की जर्दी में क्या पाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, एग योक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एग योक बोलते हैं इंग्लिश में। क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है, वसा पाई जाती है, और कार्बोहाइड्रेट अच्छे रूप में पाई जाती है, जिससे क्या होता है कि अंडे में जो शुक्राणु पाए जाते हैं वो उनको क्या मिलता जाता है, पोषण मिलता रहता है, क्या मिलता है, पोषण मिलता है, और उससे वो अपनी जो संख्या होती है उनको बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार से होता है अंडे की योक। आपने देखा होगा अंडे को जब तोड़ते हैं अंदर से एक पीले रंग का पदार्थ निकलता है, उसे एग योक कहते हैं। वीर्य का भंडारण,
अब हमने देख लिया, क्या क्या देख लिया। सबसे पहले हमने वीर्य को एकत्रित किया, उसके बाद वीर्य का हमने परीक्षण किया, परीक्षण करने के बाद हमने क्या किया था भाई, वीर्य का परीक्षण किया, और परीक्षण करने के बाद हमने वीर्य का तनुकरण किया, तनुकरण करने के बाद हम क्या करेंगे, वीर्य का भंडारण करेंगे। तो कमरे के तापमान में अगर हम नॉर्मल सामान्य हम बात करें कि सामान्यतः कमरे के तापमान में तो गर्मी में 4 से 6 घंटे के लिए हम वीर्य को एकत्रित करके रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं। सर्दी में अगर हम बात करें तो 10 से 12 घंटे के लिए रख सकते हैं, ठीक है। फिर है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 3 से 4 दिन के लिए रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो शुक्राणुओं की या जो भी जीवाणु होती है ना, जीवाणुओं की वृद्धि, जीवाणुओं की जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, 10 से 40 डिग्री, 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होती है, अच्छी होती है, इससे कम में इसकी वृद्धि नहीं होती है। तो अब आपको पता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर है, जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या होता है, जीवाणुओं की जो वृद्धि है वो रुक जाती है, ग्रोथ है वो रुक जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि दूध के जो बूथ होते हैं उसमें हम दूध लेकर आते हैं, तो वो भी जो फ्रीज होता है वो क्या होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका तापमान रखा जाता है और उसमें दूध रखा जाता है, जिससे वो 2 से 3 दिन तक खराब नहीं होता है। उसी प्रकार 4 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर हम 3 से 4 दिन के लिए वीर्य को एकत्रित या भंडारित करके रख सकते हैं। फिर आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइनस, याद रखना -196 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सेंटीग्रेड है, फारेनहाइट नहीं है, तापमान पर फ्रोजन सीमेंट में, याद रखना क्या नाम है, फ्रोजन सीमेंट में तरल या द्रव, तरल या द्रव नाइट्रोजन, तरल या द्रव नाइट्रोजन, याद रखना नाइट्रोजन की बात करें ये ठोस नहीं है, ये क्या है, तरल या द्रव, तरल या द्रव, क्योंकि लगता है इसे -196 डिग्री में ठोस होगी, ठोस नहीं है, तरल या द्रव नाइट्रोजन में क्रायोकेन जार में, क्रायोकेन जार में भंडारित करके रख सकते हैं और 10 से 15 साल तक रख सकते हैं, 10 से 15 वर्ष तक रख सकते हैं, ठीक है ना। ये होती है इस प्रकार की क्रायोकेन जार, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया था आईसीआर में, ठीक है ना, आईसीआर में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि जमे हुए वीर्य को अनंत काल तक भंडारित किया जा सकता है। क्वेश्चन ये था कि जमे हुए वीर्य को कितने समय तक भंडारित करके रख सकते हैं, तो अनंत काल के लिए, ठीक है ना। फिर वापस क्या होता है कि अगर हमने इसको जमा तो लिया वीर्य को अनंत काल के लिए, अगर हमें इसको काम में लेना है, अगर हमें इसको काम में लेता है तो इसको गर्म किया जाता है, और गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं, ये भी याद रखना, थाविंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, थाविंग कहते हैं। और थाविंग में क्या होता है, 37 से 40 डिग्री, सॉरी मैंने 30 से 37 बताया था, 37 से 40 डिग्री, 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं, कितने तापमान पर, याद रखना मात्र 30 सेकंड के लिए, ठीक है ना, मात्र 30 सेकंड के लिए 37 से 40 डिग्री तापमान पर, 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर मात्र 30 सेकंड के लिए रखते हैं, और रखने की क्रिया को थाविंग कहते हैं, और 30 सेकंड के लिए रखते हैं तो वापिस वह है उसी अवस्था में आ जाता है, वीर्य है जो उसी अवस्था में आ जाता है, और उसका हमें जो सेंचन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि वीर्य का सेंचन। अब हमने इतना पढ़ लिया कि वीर्य का जो एकत्रीकरण कैसे करते हैं, फिर हमने पढ़ा कि जो वीर्य होता है उसका परीक्षण कैसे करते हैं, तनुकरण कैसे करते हैं, भंडारण कैसे करते हैं। अब इतने तो हमने कर लिया, अब इसका सेंचन कैसे करें, कहाँ करें, कितनी मात्रा काम में लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि वीर्य को सेंचन करने में कितनी मात्रा काम में ली जाती है, तो 0.5 से 2 ml, 0.5 से 2 ml काम में ली जाती है। फिर याद रखना कि गाय भैंस में वीर्य सेंचन करने की कौन सी विधि है, भेड़ बकरी में कौन सी विधि है। गाय भैंस में वीर्य को सेंचन करने की विधि कौन सी है, रेक्टो वेजाइनल विधि, कौन सी है, रेक्टो वेजाइनल विधि है। और भेड़ बकरी में वेजाइनल स्पेकुलम विधि, कौन सी है भी, वेजाइनल स्पेकुलम विधि काम में ली जाती है। रेक्टो वेजाइनल विधि में गाय भैंस में क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार की पिचकारी होती है, हाथ में एक प्लास्टिक का रबर पहना जाता है, जिससे क्या करते हैं, जो इसको है डालकर जो छोड़ा जाता है वीर्य को, और इसमें क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार की स्पेशल पिचकारी होती है, उसके द्वारा छोड़ा जाता है। अब याद रखना 2 टर्म आएंगे, एक तो है रेक्टो वेजाइनल, एक आएगा वेजाइनल स्पेकुलम, सॉरी वेजाइनल स्पेकुलम आ गया, रेक्टो वेजाइनल, एक आएगा रेक्टो पाल्पेशन, दोनों अलग अलग है। रेक्टो वेजाइनल क्या है, दोनों आएगा, रेक्टो वेजाइनल है वीर्य सेंचन करने की विधि, याद रखना रेक्टो वेजाइनल पूछे तो क्या है, वीर्य को सेंचन करने की विधि है। वही आपको पूछे कि रेक्टो पाल्पेशन क्या है, रेक्टो पाल्पेशन क्या है, रेक्टो पाल्पेशन क्या है, तो रेक्टो पाल्पेशन है वो क्या है, गर्भाधारण, मैंने पहले भी बताया था, ये क्या है, गर्भाधारण जांच करने की विधि है,
गर्भाधान गर्भाधान जांच करने की विधि है। रेक्टोवेजाइनल क्या है? रेक्टोवेजाइनल तो है वीर्य को सेंसन करने की, और रेक्टम पाल्पेशन, रेक्टो पाल्पेशन वो क्या है? गर्भाधान जांच करने की विधि है। इसमें है जो गर्भ में हाथ डालकर, और देखा जाता है कि अगर गर्भ में हाथ डालने पर वहां पर कोई भी क्रिया होती है, यानी कि उसको लगता है यहाँ पर कोई भ्रूण है, तो सोचा जाता है कि ये जो गाय या भैंस है ये गर्भित है, अन्यथा क्या ये गर्भित नहीं है। तो रेक्टो पाल्पेशन है गर्भाधान जांच करने की विधि। ये जो गर्भाधान जांच की विधि होती है वो गर्भित कराने के 3 महीने बाद या 2 से 3 महीने बाद चेक करनी चाहिए। ये भी पूछा जाता है कि मादा पशु को गर्भित कराने के कितने समय बाद है वो गर्भाधान की जांच करनी चाहिए, तो ये होती है भी 60 से 90 दिन के बाद, ठीक है ना, 60 से 90 दिन के बाद, ठीक है। तो रेक्टो वेजाइनल वीर्य को सेंसन करने की गाय भैंस में, और वेजाइनल स्पेकुलम में वो भेड़ बकरी में काम में ली जाती है। फिर पशु में गर्भाधान का उपयुक्त समय क्या होता है? अब ये तो हमने देख लिया कि गर्भाधान की किस प्रकार से वीर्य का सेंसन किया जाता है। अब है कि पशु में गर्भाधान का उपयुक्त समय क्या होता है, यानी कि पशु को कब गर्भ धारण करवाना चाहिए, है ना। तो ये कि मध्य में, अब हम पढ़ेंगे मध्य क्या होता है, मध्यकाल क्या होता है, मध्य चक्र क्या होता है। जब पशु हीट में आ जाता है, जब पशु हीट में आ जाता है, तो हीट में आने के 12 से 18 घंटा, 12 से 18 की रेंज आती है, 12 से 18 घंटे के पश्चात वह पशु को गर्भित कराना चाहिए। मध्यकाल की 3 अवस्था होती है, तीनों हम पढ़ेंगे। पहली होती है 0 से 18, पहली क्या होती है 0 से 18, सॉरी 0 से 8, पहली होती है 0 से 8, दूसरी होती है वैसे तो बोलते हैं इसको 8 से 18, लेकिन इसका रेंज क्या होती है 12 से 18। कौन सी आती है 12 से 18, फिर होती है 18 से 24, और मध्यकाल होता है 1 दिन का। कितना 1 दिन का होता है, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। पहली होती है 0 से 8, 8 से 18, 18 से 24। तो अब आपको पूछ रहे कि इनमें से कौन सी अवस्था में पशु को गर्भित कराना चाहिए, तो मध्य व स्थिर अवस्था में कराना चाहिए, 12 से 18 घंटे के बीच में कराना चाहिए। गाय के जनन अंग में अंडे के जीवित रहने की अवधि कितनी होती है, तो 120 घंटे तक, 120 घंटे तक। नेक्स्ट है गाय के जनन अंग में शुक्राणु की जीवन अवधि कितनी है, तो शुक्राणु की जीवन अवधि वो है भी 24 से 30 घंटा। गाय के जनन अंग में शुक्राणु की विकास अवधि क्या है, ये क्या है जीवन अवधि है, और ये क्या भी विकास अवधि है, तो ये कितनी होती है 6 घंटे होती है, ठीक है। पशु में गर्भाधान की जांच, अब है कि पशु में गर्भाधान की जांच कब कराना चाहिए, तो ये हमने बात की थी, गाय भैंस को ब्याने के बाद 3 माह के अंदर गर्भित करा देना चाहिए। कितने बाद हुई 3, या इसको बोल सकते हैं 90 दिन, क्या बोल सकते हैं 90 दिन। यानी कि गाय व भैंस अगर आज ब्याई है तो इसके आज ब्याने के 90 दिन या 3 माह के अंदर अंदर क्या करा देना चाहिए भाई, गर्भित करा देना चाहिए। यदि मादा गर्भाधान के, यानी कि आज हमने गर्भाधान करवाया है, ठीक है, यानी कि हीट में थी मादा पशु, और आज के बाद यानी कि 19 से 21 दिन, क्योंकि आपको पता है जो मध्य चक्कर होता है, जो मध्य चक्कर होता है, जो मध्य चक्कर होता है वो कितने दिन का होता है, 21 दिन का होता है। गाय भैंस और बकरी में 21 दिन का होता है, भेड़ में 16 दिन का होता है, ऊंट में 10 दिन का होता है। तो गाय व भैंस अगर मध्य चक्कर कितने दिन का होता है, 21 दिन का होता है, यानी कि गर्भाधान कराने के बाद 19 से 21 दिन पश्चात वापिस मध्य में नहीं आती है, यानी कि वापिस हीट में नहीं आती है, तब गर्भ ठहरने की संभावना बनती है, अन्यथा नहीं बनती है। अगर वापिस 21 दिन के बाद मादा पशु वो हीट में आ जाती है, तब उसमें गर्भ ठहरने की संभावना कोई भी नहीं रहती है, ठीक है। फिर पशुओं में गर्भाधान की जांच, अब देखो हमने 2 टर्म पढ़ी थी, एक तो थी रेक्टो वेजाइनल, एक है रेक्टम पाल्पेशन। रेक्टो वेजाइनल क्या थी, गाय व भैंस में वीर्य सेंचन की विधि थी, और ये क्या है रेक्टम पाल्पेशन, वो क्या है पशुओं में गर्भाधान की जांच, पशुओं में गर्भाधान की जांच करने की विधि है रेक्टम पाल्पेशन द्वारा गर्भाधान के 60 दिन पश्चात। अब आपको पूछ ले कि पशुओं में गर्भाधान के कितने दिन बाद है वो गर्भाधान की जांच करानी चाहिए, तो 60 दिन बाद, 2 माह, ठीक है ना, 2 माह। अगर वहां पर 60 और 90 दिया हुआ हो तो हम 60 दिन ही करेंगे, 60 दिन या 2 माह, ठीक है ना। गाय ब्याने के 60 से 90 दिन के भीतर ही गर्भ को धारण कर लेती है। भ्रूण का विकास, अब यहां से भी पूछा जाता है कि भ्रूण का, यूट्रस जिसे बोलते हैं, कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो भ्रूण का विकास है वो गर्भाशय या यूट्रस में होता है, ठीक है ना। कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो भ्रूण का विकास है वो गर्भाशय वो यूट्रस में होता है। याद रखना कि भ्रूण का विकास गर्भाशय व यूट्रस में होता है, अंडाशय में नहीं होता है। ऑप्शन में देगा पहला अंडाशय, तो भ्रूण का जो विकास है वो अंडाशय में नहीं होता है, कहाँ होता है, गर्भाशय या यूट्रस में होता है।
प्रसव के पश्चात। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि जो प्लेसेंटा होती है, जो जेर होती है, कि प्रसव के कितने समय बाद जो गिर जानी चाहिए, तो प्रसव के 6 से 8 घंटे के अंदर प्लेसेंटा या जेर गिर जानी चाहिए। अगर 6 से 8 घंटे में नहीं गिरती है तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि इससे बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था पशु में प्रजनन से संबंधित। इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है, इसमें से कौन से टॉपिक बनते हैं और इसके जो हमने जो भी पढ़ा है इसके बारे में हम 2 मिनट में दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। तो पशु में प्रजनन की 2 विधियां थी, एक तो थी प्राकृतिक विधि और एक थी कृत्रिम विधि। प्राकृतिक विधि में क्या होता है कि गाय यानी कि गाय या भैंस है, यानी कि नर व मादा पशु है, वो स्वयं क्या करते हैं, अभी समागम की क्रिया करते हैं। और समागम की क्रिया यानी जो जिसे बोलते हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करके एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। इसमें एक नर पशु है वो एक साल में 80 से 100 मादा पशुओं क्या करा सकता है, भी गर्भित करा सकता है। फिर हमने दूसरी विधि थी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या क्या पढ़ी थी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसे बोलते हैं कृत्रिम गर्भाधान विधि। ठीक है, कृत्रिम विधि में क्या होता है कि नर पशु को स्वयं को काम में नहीं लिया जाता है। नर पशु का पहले क्या करते हैं, भी आर्टिफिशियल वेजाइना में वीर्य को एकत्रित किया जाता है। आर्टिफिशियल वेजाइना होती है गाय की, उसमें उसका तापमान 39 डिग्री रखा जाता है। भैंस की आर्टिफिशियल वेजाइना का तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। जो वेजाइना होती है उसको 45 डिग्री के कोण पर रखकर 45 डिग्री के कोण पर रखकर क्या करते हैं, भी जो वीर्य होता है उसका भंडारण किया जाता है। फिर भंडारण कर लेंगे, भंडारण करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका तनुकरण करेंगे। तनुकरण करने के बाद हम उसका क्या करेंगे, भी हाँ, पहले हमने एकत्रित किया, एकत्रित करने के बाद हमने क्या किया, परीक्षण किया, परीक्षण करने के बाद हम उसका तनुकरण करेंगे और तनुकरण करने के बाद हम उसका सेंचन करेंगे। तो हमने उसका एकत्रित कर लिया, 2 विधियां थी और इस प्रकार से हम उसका सेंचन करते हैं। और जो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन होता है इसके द्वारा कितने प्रतिशत गर्भाधान की संभावना बढ़ जाती है, तो 65% गर्भाधान की संभावना बढ़ जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो जरूर कमेंट करें।